मेरी काफ़ी सारी नीतियों के बारे में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ नीतियाँ मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। पहला हमारा है कि मिड स्कूलिंग फ्री होनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में मिड स्कूलिंग पूर्ण तरीके से फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो इतने टेक्नोलॉजी अपडेटेड होते हैं कि हमारे भारत के यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स में वो टेक्नोलॉजी शायद ना हो। तो हमारे यहाँ क्या कर रखा है कि जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, जितनी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपको जान के हैरानी होगी, वो सब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या आपको लगता है जिन स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं या उस पैसे को वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो ये आपके आंखों पे दिन की रोशनी में काली पट्टी बांधी हुई है और आपको दिखाया जा रहा है। एक्चुअली ये लोग गवर्नमेंट बॉडीज को आगे बढ़ने नहीं देते। आपको पता है कि प्राइवेट बॉडीज होती हैं, इनका अच्छा खासा डोनेशन जाता है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो आगे बढ़े। क्योंकि यदि ये गवर्नमेंट स्कूल्स आगे बढ़ गए तो इन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कौन लेगा? प्राइवेट स्कूल्स में का जो इतना बड़ा स्कैम है, कितने लाखों बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देखते हैं प्राइमरी में सिर्फ एक टीचर रखा गया है कई स्कूलों में। एक टीचर भी 5-5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है और उसके बाद बीएलओ का, सुपरवाइजर का या फिर उसको वेरीफायर का, जनगणना का अलग-अलग काम दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की शिक्षा बेहतर ना हो पाए। क्योंकि यदि गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा बेहतर हो गई तो आप खुद ही सोचिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कौन लेगा? अगर किसी व्यक्ति का एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो उसकी 12 साल या 15 साल के अंदर उसकी पढ़ाई पे 10 लाख एक बच्चे पे खर्च करता है, तो सोचिए वो 10 साल में 3-4 साल में 2-3 बच्चों के ऊपर कितने रुपए वो खर्च कर देते हैं। तो ये मिड स्कूलिंग फॉरेन कंट्री से पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास जो सिलेबस है, हमें पाठ्यक्रम में बिल्कुल बदलाव करना पड़ेगा। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम नहीं है, जो हमारा कोर्स है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। मान लीजिए आप किसी पेरोल पे जाते हो तो आपको एक्सेल पे पाइवट लगाना आना चाहिए, वीलुकअप लगाना आना चाहिए, एचलुकअप आना चाहिए, पर वो आपको स्कूल्स में आपको सिखाया ही नहीं जाता। तो आप उस काम को कर ही नहीं पाते। तो अगर आपने किसी डेट्स याद करी कि हिस्ट्री में इस डेट्स में ये ऐसा हुआ था या इस मामले में ये हुआ था, ये आपको आगे इन फ्यूचर आपको हेल्प नहीं करता आपकी ग्रोथ करने के लिए। तो हमें उन सिलेबस को इंक्लूड करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर में काम आते हैं रियल लाइफ में। लाइक बैंकिंग की बात करें, कई सारे बच्चों को विड्रॉल स्लिप भरने नहीं आती, डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं वो भरना नहीं आता होगा। तो फ्यूचर में यूज होने वाले शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विड्रॉल स्लिप, बैंकिंग, जो कोर्सेज हमारी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्स हो गए, न्यू आइडिया से रिलेटेड कोर्स हो गए, इनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। और जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का हमें एक साल में, एक हफ्ते में, हिस्ट्री का हमें एक हफ्ते में 2 क्लास लगा देनी चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स की क्लास होती है, आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए हिस्ट्री क्लास लगाई जाएगी, पर उसमें आपका कोई टेस्ट नहीं होगा कि किसका जन्म कब हुआ था, इसको आप याद करें, है ना? वो उसकी माँ का नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, ये आपको भविष्य में हेल्प करने नहीं वाला है। हमें अधिकतर वो कोर्स को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ना है जो हमें हमारा बेहतर भविष्य बनाने में हमारे काम आए। और जब हमारी स्कूलिंग या हमारा जब ग्रेजुएशन पूरा हो तो जब भी हम किसी कंपनी में जाएं तो उसके अनुसार हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप हो चुकी है। अगला मेरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 मेरे में है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को सम्मिलित करना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ा कम करना चाहिए। साथ ही में बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हमको रन करना चाहिए जो बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे। पॉइंट नंबर 4, हमें स्वास्थ्य सेवाओं में काम करना है कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो मिडिल मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो या आपका लोअर वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए मेडिकल सुविधाएं पूरी तरीके से मुफ्त होनी चाहिए, उसका कोई भी पैसा नहीं जाना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी बेटर होनी चाहिए और पूर्णतः मुफ्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्री टेस्टिंग। हर बीमारी की जो जड़ है, पहले हमें उसके कॉज पे काम करना चाहिए। जब बीमारी बढ़ जाती है उसके बाद आप उसका इलाज कराते हो, बीमारी हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को फ्री किया जा सकता है कि जितनी मेडिकल टेस्टिंग है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, ब्लड टेस्ट हो, उनको हमें मुफ्त करना चाहिए। जैसे जिस व्यक्ति को जिस भी दिन प्रॉब्लम हो वो उसी दिन उठे और जाके अपना फ्री टेस्ट करवा कर आए। आप लोग देखते हैं कि लोगों को परेशानी होती है, लोग 2 दिन तक टेस्ट नहीं करवाते, वो कहते हैं कि 1-2 दिन और देखते हैं, अगर आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम टेस्ट करवाएंगे। इसी तरीके से बीमारियां बढ़ जाती हैं कि ये लोग तो टेस्ट करवाने चले भी जाते हैं और टेस्ट में जब कुछ नहीं आता तो उनको दुख होता है कि पैसे बर्बाद चले गए, खुशी नहीं होती कि उसमें बीमारी नहीं आई। कई बार दुख इस बात का होता है कि कुछ था नहीं और हमने टेस्ट करवा लिया, क्योंकि जो मूल्य है उस टेस्ट का वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत ज्यादा है हमारे प्राइवेट एरियाज में। इसलिए टेस्टिंग हमें इनिशियल स्टेज पे कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है
तब लोगों को लगता है कि जब स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं कराते हैं, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं, शरीर खोखला हो चुका होता है, तब वो भागते हैं और वो टेस्ट करवाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि किसी को कैंसर की फाइनल स्टेज है, इस बीमारी की फाइनल स्टेज पे है। तो उस स्टेज पे लोग का लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हो जाता है और इंसान का बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि यही बीमारी फ्री टेस्ट की वजह से अगर स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट हो जाती तो इस तरह की समस्या हमारे पास खत्म हो जाती। यदि हम टेस्टिंग को फ्री कर देंगे तो व्यक्ति को जैसी समस्या होगी वो उठेगा, सबसे पहले जाके अपना टेस्ट कराएगा और हमारा स्वस्थ भारत बनेगा। मैं अपनी सड़कों की यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे गड्ढे वाली सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर पानी को निकलने के सिस्टम होने चाहिए। आप सड़कें बनाते जाएं, उनमें पानी बढ़ता जाएगा। पानी जब भी आप जानते हैं, अपने घरों की छतों पे भी जानते हैं, यदि घर की छत पे पानी भरा रहता है तो छत लीक करने पर भी खराब हो जाती है। ऐसी सड़कों का हिसाब है। जब हम सड़कें बनाते हैं तो हमें सड़कों में उस पानी को निकलने की सही व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। यदि पानी वहां से निकलता रहेगा तो सड़कें लंबे समय तक चलेंगी और जो सरकारी पैसा है बार बार उस सड़क को बनाने का वो बचेगा। देखिए, जो सरकारी कोष में हमें जो पैसा चाहिए होता है, हमारी जो इनकम होती है, वो हमारी जो सेविंग है, अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं तो वो भी हमारी इनकम का ही पार्ट बन जाता है। आपने अपने खर्चे कम कर दिए तो वो भी ये पैसा बच के इसको आप दूसरे अच्छे क्षेत्रों में आप लगा सकते हैं। अगला मैं बात करूँ स्वच्छता अभियान की, मैं बात करूँ, लोग यहाँ पे स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। देखिए, आप सफाई की बात करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां आपके घरों में, कॉलोनी के आसपास आती हैं, खूब कूड़ा उठा के सफाई कर रही है। उसमें हमारे प्रदेश का कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है। यदि हम इसके कॉस्ट पे काम करें, जहां से कूड़ा उत्पन्न हो रहा है उसको अगर हम थोड़ा कम कर दें तो हमारी सफाई में लगने वाली जो मशीनें हैं उनका उपयोग थोड़ा कम होगा और हमारा खर्चा, थोड़ा पेट्रोल हमारा कम लगेगा और हमारा जो खर्चा है थोड़ा कम होगा। इसका मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई कारीगर है जो कि आपसे 10 रुपए प्रत्येक बार सफाई करने के लेता है और आपका कोई शोरूम है, मान लीजिए 50 बार गंदगी होती है और 50 बार उसको साफ करता है, हर बार के 10 रुपए लेता है, तो आपको 500 रुपए का उसको एक दिन में भुगतान करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि वही गंदगी दिन में सिर्फ 3 बार हुई तो उस व्यक्ति को सिर्फ 3 बार सफाई करनी पड़ी और आपकी कंपनी का भुगतान मात्र 30 रुपए हुआ। यानी कहाँ आपके प्रदेश ने 500 रुपए खर्च किए थे, कहाँ आपका काम 30 रुपए में हो गया। तो इतनी बड़ी बचत आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कूड़ा फैलाने को रोकने की नीतियां बनाएं, साफ करने से बेहतर है तो वो ज्यादा कारगर है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप लोग देखते हैं कि लोग अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को सड़कों पे घुमाने के लेकर आते हैं और वहां पर गंदगी करते हुए चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप नीतियां बनाइए और लोग उसको फॉलो करेंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। नीति में क्या बनाइए, जो भी पेट्स को बाहर लेके जाएंगे उसके पीछे उनके लिए डायपर टाइप की थैली आती है जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलती है, वो लोगों के पीछे लग जाती है, उन पेट्स के पीछे लग जाती है और उससे जितनी गंदगी करते हैं उन थैली में वो इकट्ठी होती है, जिससे सड़कों पे गंदगी नहीं होती। जितने भी हमारे सड़कों पे घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट काउस हैं, जिनका कोई भी ओनर नहीं है, उनको लेके एक जंगल में या फिर अपने शहर में एक क्षेत्र बनाना चाहिए, उस क्षेत्र के अंदर उनको रखना चाहिए। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा आपकी बार आपसे लैपटॉप छोड़े, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, मतदान करेंगे, आपका थोड़ा सा चेंज इस देश को बदल सकता है। धन्यवाद।